Hello, good evening. Welcome all of you. मैं ज्योति आपको मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कराते हुए आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन हरिसमेंट एंड डॉवरी, यानी कि घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न और दहेज। अब देख लेते हैं कि घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न कि ये है क्या। तो घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा है हमारी, जैसे कि ये हुआ घरों में, अर्थात घरों के अंदर होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। इसको हम सामान्य शब्दों में कैसे समझेंगे? जैसे कि घरों के अंदर अर्थात कि घर में जो महिलाएं होती हैं उनके साथ जो भी अत्याचार होता है ऐसे घरेलू हिंसा कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बाहर सब अच्छा दिखता है, लेकिन कई परिवारों में क्या होता है कि औरतों को परेशान किया जाता है। कहीं पर ड्रिंकिंग होती है, कहीं पर स्मोकिंग होती है और कहीं पर उन्हें दहेज के लिए भी परेशान किया जाता है। तो इससे कौन कौन प्रभावित होता है? इससे पुरुष भी प्रभावित होते हैं। ये नहीं कि महिलाओं के ही साथ हिंसा होती है, पुरुषों के साथ भी होती है, बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें प्रभावित होते हैं पुरुष भी, महिला भी और बच्चे भी। कई बार आपने देखा होगा कि जब परिवार में स्त्री पुरुष का झगड़ा होता है तो बच्चे भी उसका शिकार हो जाते हैं और कई बार बच्चों पर भी अत्याचार होता है, बच्चों को भी मारपीट कर दी जाती है, बच्चों के साथ बच्चों को भी परेशान किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो महिलाओं के ऊपर होता है। सबसे अधिक प्रभावित होती हैं महिलाएं। किसी भी महिला का, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी महिला का उसके परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार द्वारा अपमान किया जाता है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम इसे समझेंगे कि ये नहीं कि परिवार के सदस्य ही हों, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई रिलेटिव होता है घर में, तो अगर वह घर में आता है या फिर बाहर से ही औरतों पर कमेंट किए जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कह दी जाती है जिससे उसके मन को, उसकी आत्मा को दुख अनुभव होता है। कई बार उसके परिवार पर कमेंट किए जाते हैं, उस पर कमेंट किए जाते हैं और कई बार ऐसी बातें की जाती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, परेशान किया जाता है, तो उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। अब घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसको भी देख लेते हैं कि किसी भी महिला, बालक या बालिका, कि कोई भी महिला हो सकती है, बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, तो क्या होगा उसमें शारीरिक, मानसिक या शारीरिक क्षति, यौन शोषण और आर्थिक हानि पहुंचाना घरेलू हिंसा है। यानी कि जो हमारे संविधान में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 है, उसमें ये कहा गया है कि जरूरी नहीं होता कि ये शारीरिक ही क्षति हो, कि कई बार ऐसा होता है कि औरतों के साथ मारपीट कर दी जाती है, वो दिखाई देती है, लेकिन कई बार ऐसी क्षति होती है कि औरतों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है जिससे उनके दिमाग पर असर पड़ता है और कई बार आर्थिक हानि भी पहुंचाई जाती है। जैसे कि किसी भी सामान को तोड़ फोड़ दिया, कोई घर में ड्रिंक करके आया, उसने कोई भी सामान तोड़ दिया, औरतों को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया, तो उससे क्या हुआ? पैसे का नुकसान हुआ, क्योंकि अगर कोई चीज़ तोड़ दी गई तो वो दोबारा खरीदनी पड़ेगी और दोबारा खरीदनी पड़ेगी तो उससे क्या होगा? आर्थिक हानि होगी। इस प्रकार अब देख लेते हैं कि घरेलू हिंसा के स्वरूप क्या हैं, क्योंकि जो घरेलू हिंसा है इसके कुछ स्वरूप होते हैं। तो देख लेंगे घरेलू हिंसा के स्वरूप क्या हैं कि कैसे फैलती है घरेलू हिंसा। अब हम सबसे पहले देख लेंगे दहेज प्रथा को। तो दहेज प्रथा में हम क्या देखेंगे? दहेज प्रथा में हम देखेंगे कि कई बार महिलाओं को कि आप अपनी शादी में ये सामान लेके नहीं आए, इस तरह के सामान लेके नहीं आए, तो कई बार ससुराल पक्ष द्वारा महिलाओं को परेशान कर दिया जाता है। फिर ऐसे ही सेकंड आता है हमारा भ्रूण हत्या, यानी कि गर्भ में बच्चे की हत्या। कई बार होता है कि वैसे हमारी गवर्नमेंट ने इस पर रूल भी बनाए हुए हैं कि लैंगिक जांच ऐसे अपराध है, तो भ्रूण हत्या अगर कन्या हुई तो क्या होता है कि भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। फिर हमारा ऐसे ही आता है थर्ड पे स्त्री हत्या। कई बार होता है कि दहेज के लिए, अगर दहेज की पूर्ति नहीं होती किसी की, तो स्त्री की हत्या कर देते हैं। या फिर कैसे कर देते हैं कि अगर कोई
लड़की किसी लड़के के साथ चली गई गांव समाज इत्यादि में, तो क्या करते हैं, उस लड़की की हत्या कर देते हैं। ये बोलते हैं कि इसने परिवार का कुल का नाम खराब कर दिया, तो इसलिए स्त्रियों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही फिर हमारा फोर्थ आता है शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न। तो इसमें क्या आएगा हमारा कि शरीर को तो टॉर्चर किया ही जाता है, कि मारपीट कर दी गई, औरत के हाथ पैर तोड़ दिए गए, या फिर उसे इस तरह परेशान कर दिया गया, उसके किसी भी हाथ या पैर में बुरी तरह जख्मी हो गई, चोट लग गई। और फिर मानसिक उत्पीड़न भी किया जाता है, कि उस पर कमेंट किए जाते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकती, तू इस लायक ही है, तू ऐसी है, तू वैसी है। इस तरह के कमेंट करने से तो क्या होता है, उसे मानसिक आघात पहुंचता है, उसके दिमाग पर इफेक्ट होता है। तो इससे मानसिक उत्पीड़न ज़्यादा होता है और महिलाओं पर इसका बहुत असर पड़ता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऐसे ही शारीरिक हिंसा आई। शारीरिक हिंसा में क्या आया हमारा, शारीरिक हिंसा में आ गया, जैसे ये शारीरिक हिंसा, इसमें आया मारपीट, अपंग या विकलांग कर देना। कई बार क्या होता है कि घर में किसी व्यक्ति ने ड्रिंक कर ली, तो क्या करेंगे कि उस औरत के साथ मारपीट करेंगे, या फिर उसके हाथ पैर में ऐसी जगह चोट मार दी जाती है, इससे अपंग या विकलांग हो जाती है, धरती पर घसीटते हैं, ठोकर भी मार देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जिन घरों में ज़्यादा नशा किया जाता है, और जब उनकी नशे की आदत बढ़ती जाती है और परिवार में धन का संकट उत्पन्न हो जाता है, तो वे क्या करते हैं, घर की औरतों को मारपीट करके उन्हें विकलांग बना देते हैं और उनसे भिक्षावृत्ति करवाते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं। तो इस तरह भी शारीरिक हिंसा फैलती है। इसी तरह सेकंड हमारा लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा में भी हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि बलात्कार करना, पति द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाना, अश्लील चित्र या साहित्य जबरन दिखाते हैं, बच्चों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस तरह स्त्रियों को परेशान कर दिया जाता है, जिसमें उनकी कोई इच्छा नहीं होती, उनसे ऐसे उल्टे सीधे कार्य कराए जाते हैं, तो जिससे लैंगिक हिंसा होती है। फिर हमारा थर्ड पर आता है भावात्मक हिंसा या मौखिक हिंसा। इसको जान लेते हैं कि भावात्मक हिंसा या मौखिक हिंसा क्या होती है। जैसे कि उनके जो मेंटली औरतों को टॉर्चर किया गया, या फिर उनके जो भावना हुई उसको ठेस पहुंचा दी गई, अपमानित किया गया, गाली गलौज की गई औरतों के साथ, उनके आचरण या चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं कि तू पहले ऐसी थी, तू अब ऐसी है, तू ऐसी होती तो ऐसा करती, ऐसी होती तो ऐसा करती। या फिर अगर कोई औरत जॉब करती है और उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस पर दबाव बनाता है या नशा करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। या फिर धमकी दे देते हैं कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम ऐसा कर देंगे। तो इस तरह औरतों को कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ता है, जिससे उनके भावात्मक, उनके मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और उनके स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट होता है। ऐसे ही फिर आता है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा को भी जान लेंगे कि आर्थिक हिंसा है क्या। जैसे कि परिवार में कोई औरत है, उसका कुछ खाने पीने का मन हुआ, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिए कि नहीं तू ये नहीं खा सकती। उसका कुछ पहनने का मन हुआ या उसका कहीं जाने का मन हुआ, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती, और उस पर खर्च करने के लिए उसे धन भी नहीं दिया जाता कि तुझे बच्चों के लिए भी वह पूरी तरह खर्च नहीं कर सकती, अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती। अगर उसकी जॉब करने की इच्छा है तो उसे जॉब भी नहीं करने दी जाती, और अगर वह जॉब करती है तो उसका जो सैलरी होती है, उसका वेतन होता है, उसे छीन लेते हैं, या तो घर से बाहर निकलने नहीं देते या फिर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह औरतों को कदम कदम पर हिंसा का शिकार होना पड़ता है। अब ऐसे देख लेंगे हम घरेलू हिंसा के कारण। अभी तक हमने जाना कि हिंसा के स्वरूप या प्रकार कितने होते हैं, अब हम जानेंगे कि हिंसा के कारण क्या है। जान लेते हैं हिंसा के कारण। जैसे कि फर्स्ट में हमारा क्या आया, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण को देख लेंगे कि पहले सामाजिक कारण में क्या है हमारा। सामाजिक कारण में क्या आता है, सामाजिक कारण में आता है हमारा पत्नी को पति के अधीन माना जाता है, कि ये पति की गुलाम है, जो पति कहेंगे से वही करना पड़ेगा। हमारा जो समाज है वह भी पुरुष प्रधान है, पुरुष के नाम से ही वंश चलता है, सारे कार्य पुरुष के नाम से ही होते हैं, और पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि पति को परमेश्वर मानना है, चाहे वह कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो। तो इस तरह घरेलू हिंसा बढ़ती जाती है।
महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा भावात्मक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, इसलिए भी इन्हें परेशान किया जाता है। कई बार दहेज की पूर्ति नहीं होती, तो इनकी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बहस हो जाती है। बच्चों की उपेक्षा करते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को बिना बताए घर से बाहर चले जाते हैं, और बात बात पर पति द्वारा कमेंट किए जाते हैं कि तूने अच्छा खाना नहीं बनाया, तू घर से बाहर कैसे चली गई, तूने ये कैसे पहन लिया। और कई बार क्या होता है कि अगर महिलाओं को बच्चा नहीं होता तो बांझपन का भी ताना दिया जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर उल्टे सीधे कमेंट किए जाते हैं कि ये बांझ है। तो इस प्रकार क्या होता है कि लोगों की जो मानसिकता होती है वो डूब जाती है, और वह औरतों को परेशान करते हैं। अब देख लेंगे हम, सेकंड पर आता है हमारा आर्थिक कारण, कि आर्थिक कारण में क्या आता है। आर्थिक कारण में सबसे पहले हम समझ लेंगे कि आर्थिक कारण हमारी जो धन से संबंधी कारण होते हैं वो आर्थिक कारण में आते हैं। जैसे कि परिवार में पुरुष ही कमाई करते हैं, और जो परिवार की संपत्ति जो भी खरीदते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, पुरुषों के इनाम की जाती है, जो औरतों को कम महत्व दिया जाता है। जबकि आजकल बहुत से लोग औरतों के नाम भी संपत्ति करने लगे हैं। और या फिर क्या होता है कि महिला को कुछ काम नहीं करने देते, या फिर उससे अत्यधिक कार्य कराते हैं, घर का भी कराते हैं, जॉब भी कराते हैं, तो महिलाओं को परेशान करते हैं। फिर आता है हमारा वैवाहिक कारण। वैवाहिक कारणों में क्या आता है, कई बार जैसे कि गांव समाज या फिर रिश्तेदारों के कहने से या समझाने से कई बार शादी हो जाती है, दबाव से शादी हो जाती है, लेकिन पति पत्नी की आपस में सोच नहीं मिलती, तो क्या होता है, वैवाहिक रिश्ते टूट जाते हैं। दहेज कम मिलता है, या फिर अगर पत्नी बांझ हो तो उसे और परेशान किया जाता है, या फिर किसी को लड़की लड़की हो जाए, लड़का ना हो तो भी औरतों को परेशान किया जाता है। तो ये इस तरह के कारण वैवाहिक कारण होते हैं जो महिलाओं की घरेलू हिंसा का कारण बनते हैं। अन्य कारण भी होते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि तूने आज अच्छा खाना नहीं बनाया, तू अपने पति की बात नहीं सुनती, तू ज़्यादा खर्च करती है, या तुझे कम सुनता है, या तू विकलांग है, या तेरी पढ़ाई लिखाई किस काम की है, जब तू कुछ कर नहीं सकती, जब तू सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकती। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जो महिलाओं को मानसिक आघात पहुंचाते हैं। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं कि प्रभाव इसके क्या क्या पड़ते हैं। तो प्रभाव में हम आपको स्पष्ट करेंगे कि प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। जैसे कि शारीरिक प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव भी पड़ते हैं, सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं। ये तो सबसे पहले देख लेंगे कि शारीरिक प्रभाव कैसे पड़ते हैं। जैसे कि महिलाओं को इतना परेशान कर दिया जाता है, या तो वह हत्या कर लेती हैं, या उनकी हत्या हो जाती है, या फिर आत्महत्या कर लेती हैं, या फिर उन्हें इतना मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है कि उनका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है, या फिर परिवार द्वारा इस तरह मारपीट की जाती है कि वह कुछ कार्य करने लायक नहीं रहती, उसके हाथ या पैर में कोई ना कोई कमी आ जाती है। मानसिक विकार भी आ सकता है, शारीरिक विकार भी आ सकता है। फिर देखते हैं मानसिक प्रभाव। मानसिक प्रभाव क्या होता है कि मंदबुद्धि हो जाती है, पागल हो जाती हैं, और रिश्तों पर उसका विश्वास नहीं रहता। बच्चों की भावात्मक शक्ति भी प्रभावित होती है, या तो उन्हें ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कहीं ना कहीं उनका जो मेंटली इफेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वह खुद में नहीं रहती, आपे में नहीं रहती, उन्हें ये पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह ही फिर हमारा सामाजिक प्रभाव देख लेते हैं। जैसे कि किसी औरत के साथ अगर बलात्कार हुआ या पीड़ित महिलाओं को परेशान किया गया तो पूरा समाज उससे कट जाता है, जबकि औरतों की गलती नहीं होती, लड़के को सजा नहीं दी जाती, बल्कि औरत की तरफ ही उंगली उठती है, जिससे वह अपना जीवन पुनः शुरू करने से पहले डरती है, आत्महत्या करने में ही भलाई समझती है। तो इस तरह क्या होता है कि सामाजिक हिंसा में वृद्धि होती जाती है। अब देखेंगे कि घरेलू हिंसा को रोकने के क्या उपाय हैं। 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया था हमारा, तो उसमें क्या था, चलिए देख लेते हैं। 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया, तो घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या बताया गया, इसे महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम भी कहा गया। इसमें कहा गया कि
इसमें अधिनियम में 5 अध्याय बताए गए और 37 धाराएं इसमें आई। तो इसमें कहा गया, कानून बनाए गए कि महिलाओं को कोई परेशान ना करे, अगर कोई परेशान करेगा तो उसे सजा मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या पहले से ही होता आ रहा है कि समाज में प्राचीन काल से ही क्या हुआ है, महिलाओं और बच्चे घरेलू हिंसा झेलते आ रहे हैं, लेकिन अभी इन पर कानून नहीं बना था। लेकिन आज हमारा जो वर्ल्ड है वह डेवलप हो गया है, तो लोगों की सोच बदल गई है, तो ऐसे ही कुछ अधिनियम कानून बनाए गए हैं जिसमें भारत भी शामिल है। तो इसी वजह से महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसलिए यह अधिनियम लाया गया। तो ऐसे ही हमारा बना ये त्वरित कार्रवाई धारा 12। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर कार्रवाई किया जाना अनिवार्य होता है। कि अगर 60 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अग्रिम आदेश आता है और फिर हाई लेवल पर उसकी कार्रवाई होती है। फिर हमारा आश्रय गृह में रहने की व्यवस्था धारा 6 में बताया गया है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला या बालिका को अलग रहने हेतु उसे आश्रय दिया जाना चाहिए। अगर वह परिवार के साथ नहीं रहना चाहती या परेशान है तो उसे उसके लिए सरकार आश्रय गृह की व्यवस्था करती है। फिर आता है चिकित्सीय सहायता। धारा 7 में आता है कि ये जैसे कि घरेलू हिंसा से पीड़ित है, किसी पर मेंटली या फिजिकली कोई भी इफेक्ट हुआ है, तो ऐसे जो भी महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका निःशुल्क इलाज कराएगी। और फिर आईपीसी की धारा 113 ए में क्या है, इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी रिश्तेदार, पति या पति का कोई भी रिश्तेदार महिला को परेशान करता है तो उस पर इसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही हमारा आईपीसी की धारा दिखाया गया है, आईपीसी की धारा 372। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी बताया गया है कि अगर किसी भी बालिका को वेश्यावृत्ति हेतु या किसी को भी बेच दिया जाता है, आपने देखा होगा ना, कहीं दूसरे स्टेट से लाकर दूसरे स्टेट में बेच देते हैं लड़कियों को, या फिर किडनैपिंग होती है उनकी। तो अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है या उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे सजा मिलती है। ऐसे ही आईपीसी की धारा 376 है हमारी, जिसमें बलात्कार अपनी पत्नी जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है या उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ बलात्कार माना जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग से कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका की है। वन टॉप सेंटर के माध्यम से सरकार ने पीड़ितों को समुचित मानसिक व शारीरिक सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे महिलाओं की स्थिति कुछ सुधर सके। तो ये जान लिया हमने घरेलू हिंसा के बारे में। अब जानेंगे हम दहेज के बारे में कि दहेज क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि दहेज है क्या। इसको हम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं। जो धन या कीमती वस्तुएं कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है, उसे दहेज कहते हैं। आपने देखा होगा कि शादी में जो कन्या पक्ष होता है वर पक्ष को काफ़ी सामान देते हैं, उपहार भी देते हैं, तो उसे दहेज कह देते हैं। अब हमारे जो समाज के लोग हैं वो इसे उपहार भी कहते हैं और उसे दहेज भी कहते हैं। अब फेयर चाइल्ड ने क्या कहा है, जो हमारे समाज शास्त्री हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि दहेज प्रथा के कारण क्या है, कि दहेज प्रथा फैलती कैसे है। जैसे कि बालिका वध, कि छोटी छोटी कन्याओं की हत्या कर दी जाती है कि दहेज देना पड़ेगा। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वह भी सोचता है, किसी के पास कन्या है, कि जब तक इसकी शादी करेगा तुझे 30 या 40 लाख की आवश्यकता पड़ेगी, उसका बजट नहीं है, तो बालिका का वध कर दिया जाता है। फिर ऐसे ही अशिक्षा है कि कम पढ़े लिखे लोग या ज्ञान नहीं होता तो क्या करते हैं, वह भी इसका बहुत बड़ा कारण बनते हैं। फिर है निम्न जीवन स्तर, व्यक्ति के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि उसे दहेज की चिंता होती है। किसी भी गरीब व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी करने के लिए क्या करना पड़ता है, दहेज के लिए चिंतित होना पड़ता है। तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण है। फिर आता है हमारा अनैतिकता, कि कोई भी समाज में गलत कार्य कर देती है, कोई भी लड़की गलत कार्य करती है तो क्या होता है कि
लोग सोचते हैं कि इसकी लड़की ने गलत कार्य किया कि कहीं मेरी ना कर दे, तो बचपन में भी मार देते हैं। लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी तब भी हत्या कर देते हैं। तो यह सब दहेज प्रथा के कारण होता है, अनैतिकता के कारण भी होता है, और मानसिक बीमारियां भी फैलती हैं इससे, जिससे व्यक्ति मेंटली इफेक्ट होता है। पारिवारिक विघटन होता है, परिवार टूटते हैं, अपराध को प्रोत्साहन मिलता है, और महिलाओं का क्रय विक्रय होता है। महिलाओं को वस्तु समझा जाता है कि ये तो एक वस्तु है, एक स्टेट से लाते हैं दूसरे स्टेट में से बेच देते हैं। तो महिलाओं की इसमें पूरी तरह इस तरह दुर्गति हो जाती है कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। आइए जान लेते हैं कि उपाय है क्या। जीवन साथी का चुनाव स्वयं लड़कियों द्वारा। देखिए, अगर पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी तो पढ़ा लिखा ही लड़का वे सेलेक्ट करेंगी, तो क्या होगा, उसमें दहेज की संभावना कम होगी। स्त्रियों को उच्च स्तर की शिक्षा मिले। यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी, तो क्या होगा, दहेज प्रथा को काफ़ी हद तक दूर कर सकेंगी। फिर आता है हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो 1961 में हमारा क्या बताया गया है, 20 मई 1961 को भारत की संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 नामक दहेज लेने या देने पर रोक लगाने के लिए बनाया था। यह अधिनियम बनाया गया था 1 जुलाई 1961 को लागू कर दिया गया था। और इसमें क्या बताया गया, जो 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 और 86 में संशोधित किया गया था, जिसमें दहेज की धारा 2, 3, 4 के रूप में परिभाषित किया गया। कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे कि दहेज की धारा 2 में क्या बताया गया, दहेज को परिभाषित किया गया। और दहेज की धारा 3 में क्या बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है, लेता है या देता है, तो उसके लिए जुर्माना 5 वर्ष की जेल और 15,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और फिर 4 में क्या बताया गया कि अगर कोई दहेज मांगता है और यह सिद्ध हो जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यह गवर्नमेंट के ऊपर है कि वह किस तरह जुर्माना लगाती है और किस तरह से कार्य करती है, किस तरह उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न और दहेज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।